चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान ध्यान से सुनना भाई। बेटा ये फैन ऑफ कर जाए, बस फैन ऑफ कर। हाँ, इधर वाला, इधर जो सबसे इधर है। हाँ हाँ जी भाई, सुनो सुनो शांत। बेटा आज जो है हम अपने सिलेबस में लास्ट चैप्टर जो बिल्कुल बिल्कुल ही सिंपल, बिल्कुल इजी चैप्टर है, उसे उठा रहे हैं। अभी तक जो न्यू बुक है उसमें से मैंने आपको सबसे बड़े 2 चैप्टर करवा दिए। एक है नेशनल इनकम और एक है पब्लिक फाइनेंस, जिसकी दोनों की इंडिविजुअल वेटेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 15 नंबर है। मतलब टोटल मिला के दोनों चैप्टर 20 से 25 नंबर के आएंगे, और सॉरी 25 से 30 नंबर के आएंगे। तो प्लीज आप प्रिपेयर रहिएगा। 25 से 30 मार्क्स हमने अच्छे से कवर कर लिए, उसको डन कर लो 100%। नेशनल इनकम पब्लिक फाइनेंस बहुत अच्छे से कर लो बेटा। नेशनल इनकम बहुत ही बढ़िया है, इजी है, आपने 12th में पढ़ा है। और पब्लिक फाइनेंस में कुछ टेक्निकलिटी नहीं है, थ्योरी है ज्यादा है, लेकिन उससे भी डरना नहीं। क्यों? क्योंकि अपने को थ्योरी लर्न नहीं करनी, अपने को बस पॉइंट्स को समझना है, देखते हुए चलना है। एमसीक्यू फॉर्मेटिंग में आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक है ना। अब वैसे ही अब एक और चैप्टर आता है बेटा। क्योंकि मैंने रात को थोड़ा लेट इन्फॉर्म करा था, तो प्लीज मैं दोबारा इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अगली क्लास में आप सारे बुक्स, हाइलाइटर और स्टिकी नोट्स लेकर आइएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने मेरे से बीसी के पढ़ी है ना बेटा, उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है कैसे चलने वाला है। जिन जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसे टाइप का चैप्टर, उनको मैं बता दूं, देखो क्या होता है भाई। अब जब ये चैप्टर या पहले बीसी के जब आप कहीं और पढ़ोगे ना, आपको ना एक दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक दिन में। मतलब 1.5 घंटे का चैप्टर है, 1.5 घंटे में चैप्टर खत्म हो सकता है अगर मैं कराने पे आऊँ तो वैसे। लेकिन यार उसका ना कोई पॉइंट नहीं रहता। अगर आप कहीं और बाहर देखोगे ना, बीसीके वाला पार्ट भी ऐसे ही होता था। लेकिन जो बच्चे मेरे से पहले पढ़े उन्हें पता होगा बीसीके में मैंने कितना टाइम इन्वेस्ट कराया था। क्योंकि भाई ये जो पार्ट है ना, ये 10 मार्क्स का आपके पेपर में आता है। लिटरली इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स है। आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी है ना कि ये पॉलिसी लाई, ये पॉलिसी लाई, फैक्ट है। एमसीक्यू के लिए बेस्ट फॉर्मेटिंग के चैप्टर्स होते हैं। इनमें एमसीक्यू बहुत अच्छे से बनते हैं, क्योंकि इसमें डेट्स है, इसमें बंदों के नाम है, इसमें पॉलिसीज है, राइट। तो अगर मैं इसे 1.5 घंटे में भगा के करवा दूं, तो पॉइंट क्या रहेगा ना, आप जब पेपर से पहले पढ़ोगे तो आपको कुछ याद होगा नहीं। आप दोबारा फिर बुक खोलोगे और जीरो से लेके पूरे 20, 25, 30 पे जो भी हो दोबारा पढ़ोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। अभी ये चैप्टर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा सर बोरिंग हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री टाइप पढ़ा रहे हो। लेकिन बेटा प्लीज जैसे जैसे बोल रहा हूँ फॉलो करते रहना। एक एक बढ़िया बढ़िया चीज हम पढ़ेंगे। कुछ बातें जो बढ़िया में से सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं उसे हम मार्क करेंगे, और उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट बातें आपको लर्न करनी है उसका मैं स्टिकी नोट लगवाऊंगा, ठीक है ना। तो वहीं पे आपको वो बातें लिखनी भी है। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा आपको क्या बातें याद रखनी है, क्योंकि जब आप एट द एंड पेपर से पहले चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो आपके लिए इतना इतना क्लियर हो जाए कि भैया आपको ये बताओ कि हमें क्या क्या जो हाईलाइटेड है उसे देखना है, और हाईलाइटेड में से भी जो आपने स्टिकी नोट में लगाया हुआ है उसे आपको लर्न करना है, ठीक है। क्योंकि 30 पन्ने फालतू बातें बहुत ज्यादा है, ज्यादा फालतू बातें पढ़ने की जरूरत नहीं, हम बिल्कुल वो पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना, तो आपका जो बुक का जब ये वाला पेज है, उसके लेफ्ट में एक पेज होगा जो फ्री होगा। बुक के लेफ्ट में एक पेज है जो क्या है, फ्री है। अब पहले मैं इस पूरे चैप्टर का एक ब्रीफिंग दे रहा हूं अपने तरीके से, उसके बाद मैं इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट करवाऊंगा अच्छे से बुक से रीड करते हुए स्टिकी नोट्स के साथ, ठीक है। तो गुनगुन जी, जो लेफ्ट में आपका पेज बचा है बुक में, लेफ्ट वाली साइड में, उस लेफ्ट वाले पेज में आप मेरे साथ साथ बेटा नोट करते चलना। और एक एक बात मैं पहले आपको इस चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। अब देखो इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए ना, मैं सबसे पहले एक टाइमलाइन बना देता हूँ आपके लिए, क्योंकि ये चैप्टर पूरा टाइमलाइन से चलेगा। अब ये आपकी बेटा टाइमलाइन है। अब इसको ना हमें मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यस भाई, मेजर 3 पार्ट में। सबसे पहले मैंने यहां से इसे डिवाइड कराया, दिस इज योर पार्ट नंबर 1। ये जो है बेटा, आप साथ साथ करते रहिएगा प्लीज। ये पार्ट नंबर 1 है और ये पार्ट नंबर 2 है। ये वाला जो एरा है बेटा, ये है 1947 वाला, ये है 1947। यानी ये जो है बेटा, इस टाइम क्या हुआ था, कुछ बच्चे कह रहे रिपब्लिक डे। ये हमारा इंडिपेंडेंस वाला एरा है, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट डेट आपको जो याद रखनी है वो है 1991।
आपको पता है इस दिन में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, इंडिया ने रिवाइव करा था, अदरवाइज इंडिया की बैंड बज रखी थी। और 1991 में आई थी एक पॉलिसी जिसको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बहुत ध्यान से समझना, मैं पूरा चैप्टर का ब्रीफिंग दे रहा हूं आपको, चैप्टर कैसे चलेगा। अब ये जो पूरा चैप्टर है ना इंडियन इकोनॉमी, ये आपके सिलेबस में आपको इन फेजेस में पढ़ना है। सबसे पहले जो आपका ये वाला फेज है बेटा, ये वाला, ये है प्री इंडिपेंडेंस। बेटा ये फेज कौन सा है? प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले। और इस फेज को आप जानते हैं एक और नाम से, विच इज कॉलोनियल रूल। याद आपने पढ़ा था एक कॉलोनियल रूल होता है। और इस टाइम पे कंट्री की मस्त एकदम वाट लगी पड़ी थी, और जो वाट लगी पड़ी थी वो लगाई थी वाट किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। क्योंकि इस टाइम पे बेटा, इस एरा में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज बनाते थे। तो आप सबसे पहले जो फेज आएगा ना आपके, वो आपका मेजोरिटी हो रहेगा जो प्री इंडिपेंडेंस है, मतलब शुमाई उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में आए, पॉलिसीज कैसे बनाई, इंडिया की कैसे बैंड बजाई, किन पॉलिसीज से क्या क्या करा। आपने ऑलरेडी पढ़ा, जमींदारी सिस्टम लाए थे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लाए थे, जो ट्रेड्स है उन पे ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थे, ट्रेड्स अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे थे। इंडिया में जो है एक्सपोर्ट करना रॉ मटेरियल फ्री कर दिया था, फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करना फ्री कर दिया था। लेकिन अगर इंडिया फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करता है तो उस पर बहुत टैक्सेस लगा दिए, ताकि इंडिया हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट ही ना कर पाए, है ना। रेलवे बनाई थी, लेकिन रेलवे का यूज किस लिए कर रहे थे? अपने लिए कर रहे थे, है ना। आपको याद है सारी बातें, 12th में हमने पढ़ी है कुछ कुछ। तो ये पूरा एक एरा है। अब जैसे इंडिपेंडेंस आया उसके बाद आपका चैप्टर एक सेकंड फेज में आएगा, और इस सेकंड फेज में बेटा आपको ये जो ये वाला फेज है ना, ये पढ़ना है। और ये बोलते हैं जनरली, दिस इज व्हाट, दिस इज पोस्ट इंडिपेंडेंट। और ये एरा होता है 1950 से मेन 1990 तक का। क्योंकि आपको याद है 1950 में प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुआ था, अगर आपको याद होगा तो। 1950 में कौन आया था बेटा, जिसे आज किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड। ये क्या बनाती है? क्या बनाती है? 5 ईयर प्लान बनाती है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में बनाया, अभी तक करंटली 12 5 ईयर प्लान बन चुका। मतलब ये सारी बातें हमने 12th में पढ़ी है, पढ़ी बहुत अच्छी है, नहीं है तो हम सब बताएंगे, ठीक है। तो ये प्लानिंग कमीशन वाला एरा एक आया था, और यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने कमान संभाली। अब देखो क्या होगा, अब बताएंगे कि ब्रिटिश पॉलिसीज जो पहले बनी थी उनको अबॉलिश करा गया, और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई? नई पॉलिसी बनाई। लेकिन ये जो नई पॉलिसी थी, आपने पढ़े हुए, कौन सी पॉलिसी? आईपीआर, यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आपने पढ़ा था, 1948 में भी आया था, 56 में भी आया था। इस टाइम पे आपको याद होगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक पॉलिसी आई थी, टैरिफ कोटा, है, 12th में ही पढ़ा था आपने। तो ये सारा ये वाला ही कह रहा था, इसमें भैया इंडिया अलग फेज में चल रहा था। लेकिन ये पॉलिसीज जिस पर्पस के लिए बनाई थी वो पर्पस ढंग से फुलफिल नहीं हो पाए, और इन पॉलिसीज में भी इंडिया की थोड़ी बैंड बच गई, और बैंड इतनी ज्यादा बच गई कि हालत खराब हो गई। और तब फाइनली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने दोबारा से पॉलिसी को चेंज करा, और बेटा उसके बाद आपका आया थर्ड फेज ऑफ रिफॉर्म्स। ये क्या है? रिफॉर्म्स के थर्ड फेज। और ये जो है बेटा, ये वाला एरा होता है किसका? आफ्टर 1991। और इस टाइम पे आई थी एलपीजी, विच इज लिबरलाइजेशन। अगर पुराने बच्चे आप हो तो बेटा ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। बस आपने आपने ना चैप्टर का नाम थोड़ा अलग पढ़ा था, आपने पढ़ा था गवर्नमेंट पॉलिसीज के नाम से, है ना। चैप्टर नंबर 3 4 होता था गवर्नमेंट पॉलिसी के नाम से, ये पढ़ाया था मैंने आपको, है ना। वही है, पहले हमने एंशिएंट पढ़ा था, फिर वो थोड़े से चेंजेस कर दिए, बाकी वही है चैप्टर। तो ये चैप्टर पहले भी था सिलेबस में, बस थोड़े से अलग टाइप से था, आप थोड़ा अलग टाइप से। बात समझ आ रही क्या? तो ये एक पूरा चैप्टर आपका इस तरीके से, पहले हम ये वाला प्री इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे, फिर हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इस पीरियड का पढ़ेंगे, फिर हम एलपीजी पढ़ेंगे। बेटा पहले ही बता रहा हूँ, एलपीजी से गारंटेड क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थर्ड पेज। पहले भी फाउंडेशन में आता था, अभी भी आएगा गारंटेड। अच्छा इसके अलावा सर और कुछ नहीं पढ़ना? बेटा इसके अलावा ना दो और अदर चीजें आपको इस बार इंट्रोड्यूस करिए, जो थोड़ा सा पहले भी थी। इससे पहले, ये इससे पहले वाला टाइम, ये है एंशिएंट इंडिया। बेटा क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज सिर्फ ब्रिटिशर्स ने आके बनाई थी? बेटा उससे पहले आपको याद है चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, आर्य समाज था, कितने ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो इकोनॉमिक्स के महारथी थे, राइट। उन्होंने भी तो अपने टाइम पे इकोनॉमिक की पॉलिसी बनाई थी।
टैक्सेस के सिस्टम बनाए थे, कंट्री कैसे चलेगी वो बताई थी। तो वो एंशिएंट इंडिया में थोड़ा सा पढ़ना, ज्यादा नहीं है। और इसके बाद ना एक नया पार्ट एक ऐड हुआ है बिल्कुल, ये आपके में, ये पहले सीएस में है, कंपनी सेक्रेटरी के सिलेबस में है ये पूरा पार्ट, आपके में अब इंट्रोड्यूस करा है। यहाँ पे ना आपको 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ाएंगे थोड़ा सा, 3 सेक्टर्स का डेटा देंगे। याद है आपको 3 सेक्टर्स कौन से होते हैं? एक होता है प्राइमरी, वेरी गुड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड, तो बेटा आपको तीनों सेक्टर के बारे में बताएंगे। इंडिया प्राइमरी सेक्टर में कितना एंगेज है, सेकेंडरी में कितना, थोड़ा डेटा ओरिएंटेड पार्ट है, ठीक है, तो इससे डेटा भी आ सकता है। तो ये आपका पूरा चैप्टर का ब्रीफिंग है जो मैंने आपको दे दिया। तो चैप्टर समझ आया? सुनिए जी, पहले एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे प्री इंडिपेंडेंस, कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश था, उसके बाद पढ़ेंगे थोड़ा ज्यादा पोस्ट इंडिपेंडेंट, उसके बाद पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा क्या है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी, और उसके बाद लास्ट हम पढ़ेंगे तीनों इंडिया के सेक्टर करंटली कि किस किस फॉर्म में है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी को, प्राइमरी कितना, सेकेंडरी कितना, तो डेटा चले। समझ आई बात? पक्की बात। अब हम फटाफट से एक बार क्या करें, एक बार रीड करना स्टार्ट करें। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप बुक खोलेंगे आराम से, साथ में रीड करते चलेंगे, जो जो पैरा पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं हाईलाइट करूंगा, आपको हाईलाइट करना है। और हाईलाइट के बाद भी अगर मैंने अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट के नीचे अंडरलाइन कर लिया, तो वो स्टिकी नोट्स में डाल दीजिएगा, ठीक है ना? हाईलाइट है तो हाईलाइट कर लेना, हाईलाइट के बाद दूसरी बार अंडरलाइन करा अगर मैंने, तो प्लीज आप स्टिकी नोट में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठेंगे सेल्फ स्टडी, तो वो स्टिकी नोट वाले पॉइंट आपको लर्न होने चाहिए, लर्न, ठीक है ना? बस रीडिंग तो हाईलाइटेड बात करना है, बाकी जो हाईलाइट नहीं है उसे भाई देखना भी नहीं है, कोई काम नहीं है उसका, ठीक है? 25-30 पन्ने फटाफट हो जाएगा, जल्द, ज्यादा टाइम लगेगा, एक दिन में 5-4-6 पन्ने भी देखेंगे आराम से, 3-4 क्लास में निपट जाएगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान से करना, बस आराम से आ जाओ बेटा। अब देखो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले, ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, फिर ब्रिटिश रूल के बाद कैसा सिस्टम रहा, पूरे ये सारा जो हमने नीति आयोग वगैरह सब ये पढ़ना है इस चैप्टर में। मेन आ जाओ बेटा, पहला केस ही है। आपने बोला था सर एंशिएंट इंडिया, बेटा इस बार ना इन्होंने एंशिएंट इंडिया को बॉक्स में दे दिया, ये आपका एंशिएंट इंडिया है, ठीक है? तो पहले हम यहाँ ये वाला एरा पढ़ते हैं। पहला एरा कौन सा था? प्री इंडिपेंडेंस, है ना? तो देखो पहली हेडिंग है स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और ये कौन सा है बेटा? प्री इंडिपेंडेंस वाला पार्ट है, ये है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, और ये जो है ये था 1850 से 1947, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स था। तो मैं आपको वैसे बता दूं, इसमें जो इनिशियली 100 ईयर्स है वो पहले आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करना और ऑपरेट करना चालू हुई थी, और 100 ईयर्स तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने चलाया था। आफ्टर 100 ईयर्स वो कन्वर्ट होकर फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व हो गई थी डायरेक्टली, और बाकी जो रिमेनिंग अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर है वो गवर्नमेंट ने चलाया था। तो अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है? पेन आपके पास है ना? बस जो इंपॉर्टेंट है वही हाईलाइट करेंगे, बाकी नहीं। Between the 1st and 17th century AD, India is believed to have had the largest economy of the ancient and medieval world. तो इंडिया उस टाइम से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्या था? वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी था। तो आपको पता है सोने की चिड़िया, it was prosperous and self-reliant and is believed to have controlled between 1/3 and 1/4 of world's wealth. पूरे वर्ल्ड, मतलब हम इतने वेल्दी थे कि पूरे वर्ल्ड का 1/3 वेल्थ हमारे पास था, सिर्फ इंडिया के पास 1/3 वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। तो आप देख लो, द इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ सेल्फ रिलायंट विलेजेस एज वेल एज सिटीज विच वर सेंटर्स ऑफ कॉमर्स and administration compared to villages. Cities presented more opportunity for desired occupations, trade and gainful economic activities. भैया कह रहे हैं हमारे पास सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस थे, सिटीज थी, जो अपना प्रोडक्शन करते थे, अपना खाते थे, खुश रहते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सब एकदम बढ़िया था, ऑक्यूपेशन के लिए अपॉर्चुनिटी थी, एम्प्लॉयमेंट बढ़िया था, एवरीथिंग वाज गुड बैक जब गवर्नमेंट नहीं आई थी ब्रिटिशर्स वाली, ठीक है? बस रीड करना और कुछ नहीं है। सिंपल डिविजन ऑफ लेबर intertwined and with attributes such as race, class and gender was the basis of the structure of villages. तो उस टाइम पे भी एक प्रॉब्लम थी, क्लास जेंडर के बेसिस पे हमने विलेजेस को बांटा था, and acted as a built-in mechanism of economic and social differentiation. Though agriculture was a dominant occupation, underline करो बेटा, agriculture was dominant occupation. इंडिपेंडेंस प्री इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी एग्रीकल्चर क्या था? डोमिनेंट, मेन ऑक्यूपेशन का वो था, एंड अंडरलाइन करना, मेन सोर्स ऑफ livelihood of majority people. The country has highly skilled set of, ये हैंडीक्राफ्ट की बात आ गई अपने पास, आपको याद है ना हैंडीक्राफ्ट के लिए भी अपन बहुत ज्यादा फेमस थे उस टाइम पे,
who produce, manufactures handicraft and textiles of superior quality and fitness for the वर्ल्ड वाइड मार्केट। बस इस पूरे पैराग्राफ में ये इंपॉर्टेंट बात थी कि भैया एग्रीकल्चर डोमिनेट करते थे बहुत ज्यादा, दूसरा हैंडीक्राफ्ट के लिए मस्त एकदम फेमस थे हैंडीक्राफ्ट के लिए, ठीक है, ये दो बातें बस। कोई अब इसका कोई स्टिकी नोट नहीं बनाना, जो आपने अंडरलाइन करा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब आप इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे तो अंडरलाइन पार्ट्स को आपको बस रीड करना एक बार। जब मैं कोई पॉइंट अंडरलाइन करवाने के बाद स्टिकी नोट में लिखवाऊंगा उसका मतलब है उसे आपको लर्न भी करना है, ठीक है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आता है एंशिएंट इंडिया के बारे में बताएं, मतलब आप कह रहे हैं कि भैया बहुत पहले बहुत पुराने टाइम पे ब्रिटिशर्स आए नहीं, उससे भी पहले, तो एंशिएंट इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ इंडिया। अब इसको देखते हैं भाई क्या बोल रहा है। द अर्लीस्ट नोन टेक्सटाइल एंड ऑन एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी फिलॉसफी इज, बेटा अंडरलाइन करके ना इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना। इसके लिए ना एंशिएंट वाले के लिए आपको घर में जाके पहला स्टिकी नोट लगाना है, अपना साइड में लगाना स्टिकी नोट, और जो भी अंडरलाइन पॉइंट्स है उनको लिख देना। जैसे आपने ये स्टिकी नोट लगाया लेट्स अज्यूम, और यहाँ लिख देना आप हेडिंग डालना एंशिएंट इंडिया या एंशिएंट इकोनॉमी। अभी मत लगाओ घर पे, चलो या तो एक काम करो, अभी पहला मैं लगा के दिखाता हूँ कि कैसे करना है, लगा दो चलो एंशिएंट इकोनॉमी, ठीक है। ऑल्दो आप ये काम खुद ही करोगे घर जाके, इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे घर जाके ना आप एक बार इसको रीड अपने एंड पे भी कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चैप्टर ना जनरली बच्चे क्या करते हैं ना छोड़ देता है, ये सोच के यार कौन पढ़ेगा बोरिंग सा है, बड़े फ्री के नंबर है, इसमें कोई मेहनत नहीं है भाई। वो बाकी जो नेशनल इनकम पब्लिक फाइनेंस है ना उसमें टेक्निकलिटी है, क्वेश्चन मजे ले लेगा, इनमें अच्छी बात है इसमें क्वेश्चन कोई मजे नहीं लेता, डायरेक्ट सीधा उठकर आएगा क्वेश्चन, डायरेक्ट कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है। अब लिखना क्या है वो देखते बाद में, पहले हम रीड कर लेते हैं। तो बेटा बहुत पहले, वैसे मैं बता दूं, जो वो थे चाणक्य जी, चाणक्य जी की बुक का नाम है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और उसमें उन्होंने टैक्सेस सिस्टम, कंट्री की जो फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज होती है, जो हम पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी अभी पढ़ी थी हमने, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब उन्होंने अपनी बुक में मेंशन करा है। बस ये नाम से नहीं करता फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और ये टैक्सेस वगैरह, बट उनके अपने कॉन्सेप्ट से अपने नाम से, बट था यही, तो बहुत पहले से चलता आ रहा है सिस्टम, कोई नया नहीं है। तो बुक का नाम याद रखना अर्थशास्त्र, द प्योनियरिंग वर्क एट्रिब्यूटेड टू कौटिल्य, चाणक्य। डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अर्थशास्त्र इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन स्टेटक्राफ्ट इन द जेनरे ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है पॉलिटिकल फिलॉसफी की हिस्ट्री में, मतलब पॉलिटिक्स के ऊपर बुक है कि कैसे एक देश चलता है, कैसे गवर्नमेंट को रूल करना चाहिए उसके ऊपर। इट इज बिलीव टू बी अ काइंड ऑफ हैंडबुक फॉर किंग चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये बुक जो है ये चाणक्य जी ने किसके लिए लिखी थी, मतलब उनके राज में लिखी थी कि उनको कैसे चलानी है कंट्री को। द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर containing directives as how to reign over the kingdom and encouraging direct action in addressing political concern without regard for ethical considerations। तो इसके बारे में बताया हुआ है उन्होंने कि कैसे कंट्री को चलाना है, कैसे प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आप देखो, आप लिखने बैठोगे तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले भाई ये जो बुक लिखी थी याद रखना, कौटिल्य जिन्हें आप चाणक्य बोलते हो, इन्होंने बुक लिखी थी, बुक का नेम क्या था, बस ऐसे पॉइंट लिखने हैं, 1 मार्क के लिए आ सकता है बेटा, ठीक है। ये बुक क्या है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, ऐसे सेकंड पॉइंट बनाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। ठीक है, ये मैं बार बार नहीं करवाऊंगा, बस मैं पहली बार करवा रहा हूँ क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। बाकी पुराने बच्चों ने तो ऐसे ही पूरा बीसी के वाला पार्ट करा था अच्छे से, तो उन्हें एक नॉलेज है कि कैसे करना होता है ऐसे चैप्टर्स को। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ बेटा, अगर मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा ना और मैं तुम्हें अपने हाल पे छोड़ दूंगा, मैं चाहूँ तो इसे 1.5 घंटे में खत्म करा दूंगा रीड करा के, मुझे पता है कैसे कैसे कहाँ से पढ़ाना है। बट द पॉइंट इज, आपको अगर मैंने ऐसे नहीं करवाया तो आपने डर बैठ जाएगा इस चैप्टर से और आप इसे छोड़ोगे गारंटेड। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, छोड़ोगे आप कहोगे देख लेंगे वहां जाके। बट पॉइंट इज 10 नंबर फ्री के भाई, क्यों छोड़ दें।
सबसे इजी 10 नंबर है, वन ऑफ द इजीएस्ट, जैसे बिजनेस साइकिल है और फर्स्ट चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई छेड़छाड़ नहीं, सीधा बुक का नाम आएगा कि भैया कौटिल्य चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी डैश, कौन से समाज के लिए लिखी थी डैश। ठीक है, तो याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 3, ये एक हैंडबुक थी फॉर किंग चंद्रगुप्त मौर्य। और ब्रैकेट में लिखना फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, गुनगुन जी लिखा आपने, निकिता जी डन है। आगे बढ़े। आज जो नहीं लिख रहे मैं आपको इनके स्टिकी नोट्स के फोटोज ग्रुप में डाल दूंगा, तो प्लीज मेक श्योर आज आप घर जाके स्टिकी नोट लगा लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास अभी नहीं है तो। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके मीनिंग के बारे में बताया। अब देखो, पहला वर्ड है अर्था। अर्थशास्त्र में पहला वर्ड क्या है? वैसे मैं बता दूं बेटा, अर्था मतलब जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर मैं हूं, मेरे पास जितने भी मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट है ना, घर गाड़ी ये सब, काइंड ऑफ वेल्थ। बट अर्था थोड़ा एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें सारी मटीरियलिस्टिक थिंग आएगी। तो अर्था टेक्निकली मतलब सिंपल टर्म्स में होता है जितनी भी आपके पास मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स है उन्हें बोलते हैं अर्था। तो यहाँ पे क्या बोला इस बुक में कि अर्था इज नॉट वेल्थ अलोन। इसका मतलब वेल्थ तो है लेकिन वेल्थ अलोन नहीं है, रादर इट एनकम्पसेस ऑल एस्पेक्ट। मैंने बताया देखो, ऑल एस्पेक्ट ऑफ मटीरियल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। तो अर्था मतलब क्या है? ऑल वेलबींग, सॉरी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मटीरियल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। ये वर्ड अंडरलाइन करना, आपको ऐसे ही दे देगा, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मटीरियल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल, ये क्या है? अर्था, राइट। दूसरा, अर्थशास्त्र इज अ साइंस ऑफ अर्था और मटीरियल प्रोस्पेरिटी और मीन्स ऑफ substantive of humanity which is primarily wealth and secondary the land। अब इसमें समझना, मतलब अर्था जो है वो एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है और इसमें दो टर्म आती है। पहली आपकी क्या होती है? वेल्थ। ऐसा बुक में बताया उन्होंने कि सबसे इंपॉर्टेंट एक वेल्थ तो है ही, आपके पास कितना सोना है, कितना चांदी है, हर टाइप से। और एक सेपरेट सेक्शन बनाया कि अर्था जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा? पहले के टाइम पे आपको पता है जो लैंड है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती थी। मतलब आपकी जो पावर है ना, वो डिटरमाइन होती थी आप कितना लैंड होल्ड करते हो। आपने किसी ने मूवी देखी सलार? सलार मूवी नहीं देखी? अबे यार, प्रभास की भी एक नई मूवी आई केजीएफ, देखी ना? तो केजीएफ से कनेक्टेड मूवी आई है, मतलब वो उसी का सीक्वल निकलेगा बाद में कभी जाके। तो एक मूवी है सलार, उसमें आप उसकी मूवी को देखना। वो मूवी जो है ना, उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उसमें जो सारी वॉर है ना, पहले के टाइम की मूवी है, सारी जो वॉर है वो लैंड के ऊपर है। और उस मूवी में क्या है, उस मूवी में ऐसा प्रैक्टिकली होता था। उस मूवी में ना आपके पास एक मतलब कड़े होते हैं, हर बंदे के एक एरियाज है और हर बंदे के पास कड़ा है। तो जिसके पास, अब कड़े में भी 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो जिसके पास सेक्शन ए वाला कड़ा है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में लैंड होल्ड करता है। तो जैसे मान लो किसी के पास 100 एकड़ लैंड है, तो 100 एकड़ वाले को कड़ा ए दे देंगे, मतलब उसका पूरे गांव में सबसे ज्यादा सुपीरियर पावर होगी। समझ गया? फिर कड़े बी वाले सेक्शन आते थे, कड़े बी जिनके पास है उनके पास थोड़ा कम लैंड होता था, कड़े सी में और कम लैंड होता था। और कोई भी डिसीजन मेकिंग होती थी तो वो कड़े के बेसिस पे, जैसे जिसके पास सबसे बड़ा वाला कड़ा है ए सेक्शन, उसके 5 वोट है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कड़े बी जो है उसके पास 3 वोटिंग पावर है, और जो कड़ा एक सिंगल छोटा वाला कड़ा है उसके 1 वोटिंग पावर है। तो पूरी डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है? जिसके पास लैंड का अमाउंट है। तो पहले के टाइम पे जो लैंड है ना, वो बहुत क्रूशियल मैटर होता था। गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, डिसीजन मेकिंग, राजा, सब कुछ लैंड के बेसिस पर डिसाइड होता था। समझ लो? तो यहाँ पे अर्थशास्त्र में क्या बोला कि प्राइमरली वेल्थ और सेकेंडरी क्या है? लैंड। अच्छा जी, ओके। आगे बोल रहा है, द मेजर फोकस ऑफ द वर्क इज ऑन द मीन्स ऑफ फ्रूटफुली मेंटेनिंग एंड यूजिंग लैंड। Kautilya emphasizes the importance of robust agriculture initiatives for an abundant harvest which will go forward filling the state's treasury.
taxes which were charged equal for private and state owned businesses must be fair for to all. अब देखो इन्होंने क्या बोला इसमें, कौटिल्य चाणक्य जी ने एक मेजर पॉइंट उठाया टैक्सेस के लिए। उन्होंने बोला टैक्सेस क्या होंगे, चार्ज इक्वली, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो स्टेट ओन्ड हो। स्टेट ओन्ड मतलब होता है बेटा गवर्नमेंट, स्टेट ओन्ड मतलब होता है गवर्नमेंट, तो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट बिजनेस हो, सबसे इक्वली चार्ज होंगे। मस्ट बी फेयर फॉर ऑल एंड शुड बी इजिली अंडरस्टूड बाय किंग सब्जेक्ट्स। तो इनका फोकस था टैक्सेस पे। तो यहाँ पे ना स्टिकी नोट पे आना, स्टिकी नोट पे आना, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 लिखो पहले। पॉइंट नंबर 4 लिखा, अर्था इज नॉट इक्वल टू वेल्थ अलोन। अर्था इज नॉट इक्वल टू वेल्थ अलोन, और नीचे लिखना बट अर्था इक्वल होता है किसके बेटा, वेल्थ प्लस लैंड, और ब्रैकेट में लिख लेना ऑल मटीरियल वेलबीइंग ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है डन जी। एक चीज और लिख लेना, इन्होंने टैक्सेस के लिए क्या बोला, अगर आपका भर गया हो तो आप सेकंड वाला भी लगा सकते हो। हाँ जी, इंडिविजुअल बेटा टैक्सेस के लिए क्या बोला, टैक्सेस जो है वो क्या होंगे, इक्वल फॉर ऑल प्लस फेयर टू ऑल, सबके लिए बराबर होने चाहिए, सबके लिए फेयर होने चाहिए, और प्लस एक और चीज क्या बोली बेटा, इजिली अंडरस्टूड बाय किंग सब्जेक्ट। बेटा मतलब जो राज शासन है वो उनको इजिली अंडरस्टैंड कर पाए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अगर आपके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है टैक्सेस में, और ऐसा है ज्यादा है कि जो राज्य वाला सेक्टर है वही उसे समझ नहीं पा रहा, तो वो इम्पोज कैसे कर पाएगा सही से। अभी आप टैक्स पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कितना सिंपल होता है टैक्स। आप कहोगे इतना सिंपल है सर, ऐसे सरकार कहती है कि हमारा टैक्स बहुत सिंपल है, वही पढ़ी हो इंटर में, पता चलेगा तुझे, इजिली अंडरस्टैंड हो जाए। बोलने वाली बात है बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। बेटा एक बारी ना ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग रिज्वाइन कर लेना। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से रीड करेंगे, सारी इंपॉर्टेंट बातें नोट करते चलेंगे। बस पेशेंस होल्ड करना थोड़ा सा, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स बोरिंग टाइप का चैप्टर है, बट कोई नहीं, हो जाएगा। ये हो गया बेटा, बस लास्ट पैरा में कुछ काम का नहीं है, लास्ट पैरा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना आप याद रखिएगा। आगे बढ़ू मैं, यहां तक कोई दिक्कत, नोट लिखना है किसी को कोई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एंशेंट वाला पार्ट खत्म हो गया, अब आप वापस किस पे आ गए बेटा, वापस प्री इंडिपेंडेंट पे आ जाओ, वापस प्री इंडिपेंडेंट पे। अब देखना सीधे से जाना, मैंने बताया था जो प्री इंडिपेंडेंट का ब्रिटिश रूल है वो डिवाइडेड है इनटू 2 सब पीरियड्स। सबसे पहले कौन आया था बेटा, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले, इनिशियली 1757 से 1858, ये 100 ईयर्स किसने रूल करा था। और उन्होंने देखा जब इतना ज्यादा बढ़िया ही चल गया काम, तो पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया सेट हो गई, और ये ऑलमोस्ट मोटा मोटा 100 ईयर से थोड़ा सा कम था, 200 टोटल बता रहे हो आप, टोटल 200 भी नहीं थे, 200 से कम थे, 191 192 ईयर्स थे अप्रोक्सीमेटली। हाँ तो ये जो 90 ईयर्स होंगे, हाँ अप्रोक्सीमेटली 90 ईयर्स, 89 या 90 जो भी है, ये पीरियड बेटा कौन सा चला था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये पोस्ट प्री इंडिपेंडेंट है। नहीं नहीं मैम, पहले ना ब्रिटिश, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और पहले वो एक प्राइवेट कंपनी थी जो बिजनेसेस कर रही थी टेक्सटाइल्स के इंडिया में।
फिर बाद में जब उन्होंने ऑपरेट करते करते कंट्रोल लगाने लग गए ना, तो फिर उन्होंने बताया कि यार यहाँ तो आपस में लोग भिड़ रहे हैं, यहाँ पे तो आप पूरा आराम से अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सकते हो। तो वो कंपनी जो है ना, उसने वहां जब ऑपरेट बताया कि ऐसा सीन है, तो पूरी गवर्नमेंट यहाँ पे आ गई, उन्होंने रूल ही करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो बिजनेस करने आ रहे टेक्सटाइल्स का, मेन कॉटन वॉटन का। ठीक है, अब देखो भाई जल्दी जल्दी रीड करते हैं। द हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ ब्रिटिश कुछ है is an important starting point to illustrate the development path of India. With the onset of industrial revolution in the later half of the 18th century, the manufacturing capabilities of India increased, Britain increased manifold, and consequently there arose the need of augment raw material supply as well as the need of finding markets for finished good. अब ध्यान से सुनना बेटा, जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन ये कह रहा है ब्रिटेन को अपनी मार्केट बढ़ानी थी। बेटा ब्रिटेन को अपनी मार्केट क्या करनी थी? बढ़ानी। अब ब्रिटेन को मार्केट बढ़ानी है तो उसके लिए उसे क्या हुई? ऑगमेंट रॉ मटेरियल सप्लाई की नीड। ऑगमेंट मतलब अर्जेंट, बहुत अच्छे से, तुरंत, अभी कभी ज्यादा। तो भैया नीड टू ऑगमेंट रॉ मटेरियल सप्लाई, इसके साथ साथ नीड फॉर फाइंडिंग मार्केट फॉर। तो मतलब मार्केट बढ़ाने के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। पहला तो आपको रॉ मटेरियल की सप्लाई चाहिए, आपको सस्ते प्राइसेस में अच्छा रॉ मटेरियल चाहिए। इसके साथ साथ उसे बेचने के लिए आपको क्या चाहिए? एक मार्केट चाहिए ऑफ फिनिश गुड जहां पे आप अच्छे से बेच पाओ। तो उसने इसकी दोनों की प्रेजेंस कहां पे पाई? इंडिया। उसने देखा भैया रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर जो है डोमिनेट कर रहा है। अब जब एग्रीकल्चर यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है तो भैया रॉ मटेरियल की सप्लाई पे तो कोई रोक ही नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे जो अमीर है वो अमीर इतने अमीर है कि क्या ही बताए भाई, 1/3 पार्ट पूरी वेल्थ का हमारे पास था। तो यहाँ पे अगर हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे और फिनिश गुड्स को बेचेंगे तो ये तो फिनिश गुड्स खरीदेंगे हमसे दबा के। अगर हम कुछ अलग इनोवेटिव बना दे तो वेपन्स बनाने लग गए, वेपन्स बेच रहे थे, समझ लो क्या, अलग अलग चीजें एंशिएंट कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना के राजाओं को बेच रहे थे कलेक्टिव पीस की तरह, वेस्टर्न कल्चर को ला रहे थे। तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे रॉ मटेरियल बड़ा इजिली अवेलेबल है, आप फिनिश गुड्स को बड़े इजिली बेच सकते हो हाई प्राइसेस पे, तो इंडिया तो इस काम के लिए बेस्ट है। तो वो इंडिया की तरफ टारगेट करे। दिस लेड टू अ वर्चुअल रिवर्सल ऑफ द नेचर ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड फ्रॉम एन, अब देखो इससे क्या हुआ, इससे रिवर्सल आ गया किस पे? इंडिया फॉरेन ट्रेड फ्रॉम एन एक्सपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चरर टू एन एक्सपोर्टर ऑफ, मतलब पहले इंडिया एक्सपोर्ट था फिनिश गुड्स का, लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स एरा आया तब इंडिया एक्सपोर्टर किसका बन गया था? तो आप ऐसे लिख सकते हो इसके साइड में, इंडिया जो है ना वो प्राइमरी एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बन गया था एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड बन गया था, एंड इंपोर्टर ऑफ, पहले उल्टा था, पहले इंडिया फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा था दबा के, अब रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि फिनिश गुड्स तो भैया वो उनसे ले रहा है। द इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स आर वर सब्जेक्ट टू हेवी टैरिफ। ध्यान से, इंडियन एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स पे क्या लगा दिया? हेवी टैरिफ। इंपोर्ट्स वर चार्ज लोअर टैरिफ अंडर द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ फॉलोड बाय ब्रिटिश रूल। इसका नोट बनाना बेटा, स्टिकी नोट नंबर 2 लगाओ फटाफट से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, हेडिंग डालना बेटा। ये एक पॉलिसी थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई थी, ये हमने पढ़ी है बचपन में, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ये हमने 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा। ब्रिटिशर्स ने इंडिया की बैंड बजाने के लिए एक पॉलिसी लाए जिसका नाम था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब इस पॉलिसी में क्या था सुनो ध्यान से बेटा, ये जो है ये है इंडिया और ये है बेटा कौन? ब्रिटेन। अब देखो इस पॉलिसी में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भैया देखो अगर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल को तो इसको हम कर देंगे टैक्स फ्री। क्या कर देंगे? या बहुत कम टैक्स, मतलब अगर आप रॉ मटेरियल भेज रहे हो बाहर कोई टैक्स ही नहीं है, ये बहुत कम है। अगर आप ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे हो फिनिश गुड्स को तो इसमें भी क्या है? टैक्स फ्री। अब देखो कितना फायदा, जब टैक्स नहीं लगेगा तो ब्रिटेन को रॉ मटेरियल सस्ते पड़ेंगे, उनका फायदा। जब फिनिश गुड्स दे रहा है तो वहां पे भी टैक्स नहीं लग रहा, मतलब ब्रिटेन के गुड्स सस्ते पड़ रहे हैं,
तो ये डिमांड क्या करेंगे ज्यादा, वहां से भी फायदा। लेकिन बेटा अगर इंडिया कहीं और पे एक्सपोर्ट करता है फिनिश गुड्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उस पे लगा दिया गया क्या, क्योंकि इंडिया अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत फेमस था। अब इन्हें लगा यार अगर इनका हैंडीक्राफ्ट चला ना तो हमारे गुड कोई नहीं खरीदेगा, तो उन्होंने क्या करा, इस पे एक्सपोर्ट पे इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया कि भैया लोगों के ये गुड्स कैसे पड़ने लगे, एक्सपेंसिव, महंगे पड़ने लगे, ऊपर से टैक्स का बर्डन और आ रहा है। तो भाई लोगों ने इसकी डिमांड क्या कर दी, कम। तो ये करने से हुआ क्या, ये करने से हुआ क्या एग्जैक्टली, गुड्स बिकम एक्सपेंसिव इन फॉरेन मार्केट, हेंस फॉरेन मार्केट में डिमांड क्या हो गई इनकी, और इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट मार्केट है वो क्रैश होने लग गया। इसे बोलते थे बेटा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ठीक है जी, इसका स्टिकी नोट आप लगा लीजिएगा, यही इस पैरा में समझाया है, अब पढ़ लीजिए। इंडिया जो एक्सपोर्ट करेगा फिनिश गुड्स उस पे क्या लगा दिया, अगर इंडिया इंपोर्ट करेगा तो क्या करेगा, लोअर टैरिफ अंडर द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी फॉलोड बाय द ब्रिटिशर्स। दिस मेड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया, दिस मेड द एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स रिलेटिवली कॉस्टलियर। मैंने बताया जब भैया एक्सपोर्ट आप कर रहे हो फिनिश गुड्स का, उस पर टैक्स ज्यादा लगा दिया, तो इंडिया के वो क्या हो गए, कॉस्टली हो गए, एंड इंपोर्ट्स क्या हो गए, चीपर। तो लोग क्या प्रेफर करने लगे कि भाई हम इंपोर्ट ही करवा लेते हैं, एक्सपोर्ट मत करो इंपोर्ट ही कर लो। इन दिस बैकड्रॉप द इंडियन गुड्स लॉस्ट देयर कॉम्पिटिटिवनेस। भाई प्राइस इतना महंगा हो गया कि फॉरेन मार्केट में अपना कॉम्पिटिटिवनेस छूट गए, लोगों ने प्रेफर ही नहीं करके, धीरे धीरे कॉम्पिटिशन से बाहर होने लग गए वो। इसका रिमोट का है, अभी मैंने न्यूज देखी थी, एसी फटने से हुई मौत, और नीचे लिखा था हैप्पी दिवाली। प्यार कर दिया, अब नहीं फूटेगा। लीजिए, मैं मेरे साथ तुम भी तो जाओगे, 16 पे चलाओ। मैं तो सैक्रिफाइस करना सीख लिया है। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है, नोट लिख लिया, ठीक है तो ये हो गया। अच्छा सुनना सुनना, अब इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, इसकी वजह से इंडियन गुड लॉस देयर कंपटीशन से बाहर होने लग गए भाई। मैम पहले फॉरेन मार्केट में हमारा बहुत डिमांड थी हैंडीक्राफ्ट, नहीं नहीं फिनिश गुड्स में तो थे ना, हमारे लिए तो फिनिश गुड्स थे, अब बाहर के लोग भी फिनिश, लेकिन हमारे क्योंकि हैंडीक्राफ्ट वाले फिनिश गुड्स थे तो लोग हमें बहुत प्रेफर करते थे। अब हम वो शॉल बना रहे मशीन से, हम बना रहे हाथ से, तो हमारी जो डिजाइन से जो पैटर्न से वो बहुत अच्छे थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है, लेकिन वो थोड़े एक्सपेंसिव थे, पर लोग खरीद लेते थे कि भाई हैंडीक्राफ्ट एक्सपेंसिव है। अब एक्सपेंसिव पहले से ही थे क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा था, कॉस्ट ज्यादा लग रही थी, उन्होंने टैक्स का बर्डन और लगा दिया। पता है कितना लगता था, 500%, 500%। मतलब अगर 100 रुपए की चीज ले रहे हो तो 500 रुपए टैक्स दो, 600 रुपए लगेगा। तो आपने देखा होगा फॉरेन में जो कार्स होती है वो बहुत सस्ती होती है, वो लेम्बोर्गिनी वगैरह जो घूमती है ना वो बहुत सस्ती होती है, वो 40-50, मतलब इंडिया में अगर कोई बंदा नॉर्मल एक BMW ओन कर रहा है 40-50 लाख की, तो वो बाहर लेम्बोर्गिनी ले सकता है। वो तो इंडिया में आके 150% भाई ड्यूटी लगती है, ऑटोमोबाइल्स ड्यूटी जो है ना इंडिया में वो 150% है। तो 150 मतलब कितना, अगर 50 लाख की गाड़ी है तो आप लगा लो 75 लाख टैक्स दे रहे हो आप, तो 1.5 की लग गई आपको मोटा मोटा। 50 लाख की गाड़ी 1.5 करोड़ की पड़ रही है। अभी टेस्ला आई थी, टेस्ला का प्राइस 32 लाख है जो एक्चुअल प्राइस है, और इंडिया में जो लॉन्च हो रही है वो 70 लाख पे लॉन्च हो रही थी। अब तो हम अब प्लान ड्रॉप कर दिया इसी चक्कर में, बट पॉइंट क्या है भाई, इम्पोर्ट ड्यूटी है 100% टेस्ला वाली, तो 35 लाख की गाड़ी 70 लाख पड़ रही है, बट वो इंपॉर्टेंट भी है, अदरवाइज हमारे डोमेस्टिक प्लेयर के लिए खतरा हो जाएगा ना भाई।
अगर टेस्ला यहाँ पे आ गया तो कोई बंदा तो फिर हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदेगा ही नहीं। अगर 30 लाख में टेस्ला मिल रही है तो टाटा और महिंद्रा कहाँ जाएंगे? तो वो भी इंपॉर्टेंट है। हाँ टैक्स लगता है बहुत। अच्छा सुनना भाई, consequently the external as well as domestic demand for indigenous products were fell sharply in destruction of handy, इसकी वजह से क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन ऑफ, अंडरलाइन करना, हैंडीक्राफ्ट एंड मैन्युफैक्चर, द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स मेनली ड्यू टू होस्टाइल इंपीरियल पॉलिसीज। क्यों हुआ था? ड्यू टू hostile imperial policy to serve British interest and competition from machine-made goods, far-reaching adverse consequences on the Indian. बेटा hostile imperial policies पता क्या होती है? hostile मतलब पता? forcefully। hostile मतलब क्या होता है? मतलब आप, ब्रिटिश ने क्या करा था? हमारे अगेंस्ट में एडवर्स पॉलिसी बनाई। अच्छा हम उस पर अग्री करेंगे उन पॉलिसीज पे, पर उन्होंने फोर्सफुली अग्री करवा दिया। होस्टाइल पॉलिसीज, जैसे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी है, हमारे लिए अच्छी बेकार है? बेकार, लेकिन उन्होंने होस्टाइल अप्लाई करवा दी कि भाई करनी ही पड़ेगी आपको। और उसकी वजह से क्या हुआ? ऐसी पॉलिसीज हुई जो ब्रिटिशर्स इंटरेस्ट में गई। हमें जैसे डिस्क्रिमिनेटरी की बात कर रहा है, इसके साथ साथ कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। आपको पता है वो लोग मशीन मेड प्रोडक्ट बनाते थे, कॉस्ट क्या लगती थी? कम, टाइम क्या लगता था? तो भाई वो वाला कल्चर हमें पसंद आया कि भाई जल्दी बन रहा है, सस्ता बन रहा है, और ऊपर से टैक्स भी नहीं लग रहा। तो हर बंदा कौन से गुड्स प्रेफर कर रहा था? जिसकी वजह से जो there is an adverse consequences on Indian manufacturing sector. The problem was aggravated by the shift in pattern of demand. अब इसके साथ एक और चीज क्या हो गई? ये सब चीजें तो भसड़ चल रही थी, इसके साथ एक और चीज क्या हो गई? शिफ्ट इन पैटर्न ऑफ, मतलब धीरे धीरे लोग भी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लग गए और वो इंडियन को क्विट करके कहाँ जाने लग गए? तो उनके पैटर्न ऑफ डिमांड में चेंज आने लग गया। ये और गड़बड़ हो गई। बाय डोमेस्टिक कंज्यूमर favoring goods as many Indians wanted to affiliate themselves with Western culture and ways of life. तो आप पता क्या करो? आप ना इसके नीचे एक स्टिकी नोट और लगा सकते हो, बहुत अच्छा सा, छोटा सा। अब इसमें क्या करेंगे? हम इसमें हेडिंग डालेंगे एडवर्स इफेक्ट ऑन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे क्या क्या एडवर्स इफेक्ट पड़े थे, क्यों पड़े थे? तो उसके रीजन बताए मैंने। पहला एक तो क्या था? होस्टाइल पॉलिसीज बनाई। लाइक किसकी बात कर रहा है? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज, ये एक रीजन था। सेकंड एक और रीजन था बेटा, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, ये एक पॉइंट है, क्योंकि इनमें कॉस्ट क्या आती थी? कॉस्ट एंड टाइम कम लगता था। थर्ड पॉइंट लिखो, और क्या प्रॉब्लम आई? एक प्रॉब्लम है चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। बस ऐसे ही बेटा, जब आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो आपको बुक से पढ़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ स्टिकी नोट देखने हैं। हाइलाइटर वाले पार्ट को याद देखना है, स्टिकी नोट को थोड़ा रिकॉल करना है अच्छे से। बस पूरी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, तभी तो पहली बार करवा रहा हूँ। अगर मैं बुक से बनवा दूं ना, स्टिकी नोट ना बनाऊं, तो फिर आपका पॉइंट ही नहीं रहेगा। फिर आप पेपर से पहले दोबारा बुक खोलोगे, दोबारा वो याद करोगे सारा क्या पढ़ाया था, कितना पढ़ाया था, कुछ याद भी नहीं रहेगा। अभी आपको अच्छे से याद भी रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बातें थी। चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, इसमें लिख लेना इंडियंस जो है वो प्रेफर कर रहे थे हाँ, इंडियन जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर है वही वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लग गए, तो वो एक प्रॉब्लम हो गई। अच्छा आ जाओ आगे। बस पोस्ट इंडिपेंडेंट खत्म होने वाला है, एंशिएंट भी हो गया, पोस्ट भी हो गया। अब देखो बेटा,
सॉरी प्री 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 डैमेज डन इकोनॉमिक सोशल कॉन्सिक्वेंसेस डिस्ट्रॉय कर दिए ट्रेडिशनल विलेज, पूरी इकोनॉमी, पूरा एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट। अब हम देख रहे हैं कि भैया ब्रिटिशर्स ने कैसे लंका लगाई है, कैसे बैंड बजाई है, क्या क्या डैमेज करा है। तो जो हेडिंग है वो ये भी डैमेज है, उन्होंने इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट सब में क्या क्या डैमेज करा। तो हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। अब देखो पहला पहला बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट रिसोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ब्रिटिशर्स एरा में यानी प्री इंडिपेंडेंस में सबसे पहली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास काम ही नहीं था करने को। सेकंड, इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड, कॉज सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, subsistence फार्मिंग, रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड पॉवर्टी। तो सेकंड, इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड, दूसरा रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और उससे क्या हुई, पॉवर्टी। आपको याद है इसका मेन की रीजन पता क्या था बेटा, याद है जमींदारी सिस्टम। उन्होंने उन्होंने क्या करा, उन्होंने एग्रीकल्चर फार्मर्स से लैंड ले लिए थे और वो लैंड किसको अलॉट कर दिए, जमींदार को। उन्होंने एक बंदा अपॉइंट करा कि भाई ये जमींदार है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सारे फार्मर्स हो, मैं जमींदार हूँ, तो आप सबके लैंड की ओनरशिप मैंने ले लिया। अब आपके लैंड पे मैं आपसे काम करवा रहा हूँ, सारा रेवेन्यू मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, आपको एज वेजेस पे कर रहा हूँ, और बाकी किसको दे रहा हूँ, उसको लगान बोलते थे, सुनी होगी आपने, मूवी भी आई थी इसके ऊपर। तो वो क्या कौन, वो जो राजा था, मूवी देखी आपने, वो जो राजा था वो क्या था, वो जमींदार था ब्रिटिशर्स का, राइट। उसका काम था लगान कलेक्ट करके लगान पे करना, थोड़ा अपने पास रखता था, बाकी उनको वेजेस देता था। और समझो अगर आपके लैंड पे मैं आपसे काम करा रहा हूँ, बदले में वेजेस दे रहा हूँ, तो आपको पता है आपको तो फिक्स अमाउंट मिलना है, चाहे प्रोडक्शन ज्यादा हो या कम। तो क्या आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, एनकरेज होंगे, डिमोटिवेट रहोगे ना। लेकिन मैं वही लैंड अगर आपको दे दूं कि भाई आप प्रोडक्शन करो, तो आपको पता है भाई ज्यादा प्रोडक्शन मतलब ज्यादा बेनिफिट, तो आप एनकरेज होंगे ना। तो प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि क्योंकि उन्होंने लैंड पे प्रेशर बनाया, पॉलिसी बनाई ऐसी जिसने उन्होंने डिवीजन कर दिया लैंड का जमींदारी सिस्टम से, जिसकी वजह से क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, रिड्यूस, और उसके रिजल्ट में क्या होने लग गई, पॉवर्टी। तो पहला पॉइंट, प्री इंडिपेंडेंस में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हुआ, प्रेशर ऑन लैंड की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हुई, इसके साथ साथ क्या हुई, पॉवर्टी। बस ये सारे पॉइंट अभी हम लिखेंगे। फिर बेटा थर्ड पॉइंट, इंपोर्ट्स ऑफ, किसका इंपोर्ट, इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, शिफ्ट ऑफ टेस्ट एंड फैशन ऑफ इंडियंस इन फेवर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, वो तो अभी भी चल रहा है, मेड द सर्वाइवल ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ऑल दी मोर डिफिकल्ट, जिसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री का सर्वाइवल क्या हो गया, डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट हो गया। ये एक थर्ड प्रॉब्लम है। फोर्थ देखो, लैंड टेन्योर सिस्टम। सर ये क्या है बेटा, अभी बताया जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को ही इंग्लिश में बोलते हैं लैंड टेन्योर सिस्टम। जमींदारी सिस्टम का ही दूसरा नाम होता है लैंड टेन्योर सिस्टम। स्पेशली आ गया जमींदारी सिस्टम, क्रिएटेड अ क्लास ऑफ पीपल हु इंटरेस्ट वर फोकस्ड ऑन परपेचुएटिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो बस जमींदारी सिस्टम था, और इसका मतलब ये लाइन बोल रहे कि इसका मेन इंटरेस्ट होता वो ब्रिटिशर्स को सर्व करना था। इसका मेन बेनिफिट सारा किसके पास जा रहा था, जमींदारी, जमींदार सारा कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को दे देता था, और जो ओनर है एक्चुअल में फार्मर, उसको भैया आपने दिहाड़ी मजदूर बना दिया है, काम पूरा करवा रहे हो, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, और बदले में थोड़ा सा पार्ट दे रहे हो वेजेस का, तो गड़बड़ है। एक्सेसिव प्रेशर ऑन, हमें रिपीट कर रहे हैं क्या, excessive pressure on land increased the demand for land under tenancy, and zamindar got the opportunity to extract excessive rents and other payments। तो लैंड पे इतना प्रेशर हो गया कि डिमांड फॉर लैंड बढ़ गई, और रेंट के जो आप कहते हैं ना फार्मर्स जिनके पास लैंड नहीं होता था, वो लैंड रेंट पे ले लेते थे और कहते थे कि हम जो है आपसे प्रोडक्शन करेंगे, और जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका 50% बाद में आपको दे देंगे। अब लोगों के पास इतना डिमांड फॉर लैंड हो गया कि लोग क्या कह रहे थे कि हम आपको 50 के हम आपको 70% दे देंगे, हम 30 रखेंगे, अब हमें प्रोडक्शन करने दो। पॉवर्टी है उनके पास भाई, काम ही नहीं है, तो लैंड के रेंट्स बढ़ गए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग गई। और एब्सेंट लैंडलॉर्डिज्म, हाई इंडेप्टनेस, लैंडलॉर्डिज्म होने लगा, लोग बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गए। ग्रोथ ऑफ क्लास ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मनी लेंडर्स,
लो अटेंशन टू प्रोडक्टिविटी इनहैंसिंग मेजर्स, वर्चुअल कोलैप्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक स्टिकी नोट लगा सकते हैं। वो इसलिए नहीं चिपक रहे ना, क्योंकि आप उससे ना निकाल गलत रहे हो, उसको ना साइड से निकालना होता है। हाँ, अगर आप उसे सीधा निकालोगे तो वो चिपकेगा नहीं। इकोनॉमी डैमेज, हेडिंग डालना इकोनॉमी डैमेज। और ये कौन सा वाला बेटा, ये है प्री इंडिपेंडेंस वाला। फटाफट लिखना, जितना लिखवा रहा हो वो उतना। पहला लिखना, पहला पॉइंट अनएम्प्लॉयमेंट, पहला पॉइंट लिखना अनएम्प्लॉयमेंट, सिर्फ सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा, इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड। पॉइंट नंबर 3, रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। फोर्थ इज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज प्रेशर ऑन लैंड, प्रोडक्टिविटी फॉल हो गई, पॉवर्टी आई, 4 हो गए। फिफ्थ लिखना इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड प्रोडक्ट्स। पॉइंट नंबर 6, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, पॉवर्टी 4 हो गया, इंपोर्ट वाला 5 हो गया। 6 लिखना शिफ्ट ऑफ टेस्ट एंड फैशन इन फेवर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ये 6 है। शिफ्ट ऑफ टेस्ट एंड फैशन इन फेवर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, लोग इंपोर्टेड गुड्स को ज्यादा प्रेफर करने लग गए, शिफ्ट हो गई डिमांड। पॉइंट नंबर 7, लैंड टेन्योर सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। पॉइंट नंबर 7, लैंड टेन्योर सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। पॉइंट नंबर 8, एक्सेसिव रेंट्स, क्योंकि प्रेशर पड़ गया लैंड पे तो डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि जमींदार जो है वो रेंट बहुत ज्यादा लेने लग गए। और लास्ट लिखो बेटा 9th पॉइंट, लैंडलॉर्डिज्म, कॉमा हाई इंडेप्टनेस, प्रोडक्टिविटी वाला तो ऊपर लिख लिया था हमने। लैंडलॉर्डिज्म, हाई इंडेप्टनेस एंड कोलैप्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसे एक ही बना लो। लैंडलॉर्डिज्म, हाई इंडेप्टनेस एंड कोलैप्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। लैंडलॉर्डिज्म, हाई इंडेप्टनेस एंड कोलैप्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इतना हो गया भाई। चलो अब बाकी तो रीड करना, एक बार जल्दी रीड करते हैं। ठीक है, हाथ में हाइलाइटर रखना। अब देखते हैं पैराग्राफ पे पैराग्राफ है, देखते हैं कुछ काम का मिलेगा तो। आ जाइए भाई। बस थोड़ा पेशेंस का काम है, आराम से देखेंगे। आ जाओ। We shall now have a look into the stagnant nature of industrialization during the colonial era. Factory-based production did not exist in India before 1850. मतलब कह रहा भैया
फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी इंडिया में 1850। मतलब ये 1850 क्या है? ये है जब ब्रिटिशर्स आए, जब ब्रिटिशर्स आए थे गवर्नमेंट की फॉर्म में, उससे पहले इंडिया में फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन नहीं होती थी। मतलब जो प्रॉपर फैक्ट्री लग के प्रोडक्शन होती थी ना, वैसी नहीं होती थी। लोग स्मॉल स्केल हैंड अपने घर के पीछे पीछे वैसे कर लिया काम। तो फिर फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन स्टार्ट ही किसने करी? ब्रिटिशर्स। द मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इन colonial इंडिया stated to grow in the mid 19th century। आपको काम नहीं, कुछ काम नहीं। Cotton milling business grew steadily throughout the second half of this 19th century, achieved high international competitiveness. Cotton mill industry in India had 9 million spindles in the 1930s, which placed India in the fifth position globally in terms of number of spindles। रुक जाओ, ध्यान से रुकना रुकना रुकना। बेटा मशीन होती है कॉटन एक्सट्रैक्ट करने की। अब सुनना, कॉटन की जो मिलिंग है, जो एक्सट्रैक्शन है, वो स्टडली थ्रू आउट द हाफ ईयर सेकेंड हाफ, हाई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। ठीक है, अंडरलाइन करना। कॉटन मिल इंडस्ट्री इन इंडिया 9 मिलियन स्पिंडल्स 1930s, विच प्लेस इन, प्लीज पोजीशन याद रखना, फिफ्थ पोजीशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पिंडल। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन थी इंडिया की 1930 में। इसके साथ साथ जूट मिल्स भी एक्सपैंड हुई रैपिडली अराउंड around Calcutta in response to a mounting global demand for ropes and other products. And India jute occupied large share of the international market by the late 19th century. At the end of 19th century, the India jute mill industry was the largest in the world. Underline करना, Indian jute mill industry largest in the world in terms of amount of raw jute consumed in the production. In addition, brewing, paper milling, leather making, matches, and rice milling industries were developed during the century. Heavy industries such as iron industry were also established. Underline, heavy industry, iron industry इंडिया में पहली बार कब स्टैब्लिश हुई थी? बाय ब्रिटिश कैपिटल। ठीक है, आप चाहो तो इन डेटास का एक सेपरेट, देखो डेटा है इंपॉर्टेंट है, और भी चीज है, लेकिन आप देख लो मैं फालतू वाली नहीं कराऊंगा, जो पहले ये ऊपर वाला है, जो जो इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना है। कॉटन के केस में इंडिया क्या था? फिफ्थ 1930 में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा, जूट मिल्स भी एक्सपैंड हुई रैपिडली, और इंडिया जो है 19th सेंचुरी तक इंडिया जूट का सबसे बड़ा लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रॉ जूट को प्रोडक्शन करने वाला बन गया था। आयरन इंडस्ट्री भी स्टैब्लिश हुई थी 1850 में ब्रिटिश कैपिटल से। इंडियन आयरन इंडस्ट्री वाज रैंक्ड, अब ये अंडरलाइन करना, इंडियन की आयरन इंडस्ट्री क्या थी? 8th in the world in terms of output in 1930. Due to progress in modern industrial enterprise, some industry even reached global standard by the beginning of the 20th century, just before Great Depression. बेटा आपको याद है ग्रेट डिप्रेशन? 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, बिजनेस साइकिल का क्वेश्चन है। उससे पहले हमने बहुत ऊंचाइयां ली। इंडिया वाज रैंक्ड, इंडिया की रैंक थी 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री मेजर इन वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस। सर जब इतना अच्छा था तो बैंड क्यों बजी थी? बेटा बैंड इससे बजी थी ना क्योंकि सबका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट था वो किसके हाथ में आ रहा था, और क्या वो इंडिया की डेवलपमेंट में इस रेवेन्यू को खर्च करे थे? वो अपने इंटरेस्ट के लिए खर्चा करे थे। रेलवे रोड जो भी बन रही थी उसका मेन पर्सपेक्टिव था कि ब्रिटिशर्स का उससे बेनिफिट होना चाहिए। तभी इंडिया के पास पैसा तो आ रहा था प्रोडक्शन से, लेकिन वो इंडिया के इंफ्रा में यूटिलाइज नहीं हो रहा था, इंडिया की ग्रोथ में नहीं जा रहा था, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में जा रहा था। वो अपनी वॉर लड़ रहे हैं, अपना आर्मी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उस पैसे से अपने काम कर रहे हैं। द प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्रीज, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग रिज्वाइन कर लो एक बार यार।
इसका ना स्टिकी नोट बना लेना ऐसे। जब आप स्टिकी नोट लगाओगे ना तो उसमें ऊपर लिख देना इंपॉर्टेंट डेटा। और जो ये जो रैंकिंग दे रखी है ना कि कॉटन में 5th था, जूट में 8th था, ओवरऑल प्रोडक्शन में 12th था, 3 रैंक दे रखी है मेरे सामने। और एक ये आयरन इंडस्ट्री 1814 में स्टैब्लिश हुई थी, है ना। तो ये सारा जो डेटा है, ये एक बार बेटा आप डेटा लिख लेना, ये रैंकिंग वैंकिंग पेपर में क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट एमसीक्यूज, या मैं ही लिखवा देता हूँ, टेंशन मत लो। ये वाले 5 पॉइंट लिख लिए थे तुमने, है ना, ये तो लिख लिए थे ना। चलो इसकी रैंक की मैं नोट दे देता हूँ। द प्रोड्यूसर गुड इंडस्ट्री हाउएवर डिड नॉट शो high level of expansion. Perhaps the most important of the factors that led to this stage of affairs was बकवास कर बेटा। नेक्स्ट पैरा में है ना, India's industrial growth was insufficient to bring in general transformation to its economic structure. The share of net domestic product of manufacturing sector, excluding this was 7% even in slow. अब देखो यार मैं कैसे बोलूं तुम्हें याद करने को, ये मुझे याद नहीं रहेगा। तो ये ऐसी चीजें आप याद कर भी नहीं सकते, मत करना ऐसे याद। डेटा है, इसमें कुछ काम का है नहीं मैम, नहीं आएगा ऐसे लेजिट डेटा, इतना नहीं आता यार। वो रैंक वैंक आ सकती है लेकिन ये थोड़ी आएगा कितना परसेंट क्या परसेंट, तो पागल हो जाएगा बच्चा, ये तो टीचर को याद नहीं होगा इसे। और अगर याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। ग्रेट डिप्रेशन में कितना डिप्रेशन आएगा, बहुत है 15। जब उसने मुझे छोड़ा था ना, जितना डिप्रेशन तब आया था उतना ही आएगा ग्रेट डिप्रेशन। अच्छा लिखो इम्पोर्टेंट डेटा। पॉइंट नंबर 1, पहला लिखो बेटा कॉटन मिल इंडस्ट्री। तुम्हारे पेपर खत्म होते मैं लेके लिए निकल रहा हूँ बेटा, बहुत दिमाग खराब हो गया मेरा। कॉटन मिल इंडस्ट्री लिखना, उसके बाद तुम इंटर की पढ़ाई करना। 1930s कॉटन मिल इंडस्ट्री 1930s में 9 मिलियन स्पिंडल थे। और क्या था, 5th रैंक थी। हाँ पेपरों के बाद ही जाऊंगा। हाँ तुम्हारे पेपर के बाद पिछली बार भी गया था, पिछली बार जिप भी गया था। हाँ पेपरों के टाइम यहाँ मुझे याद बेटा, आपसे ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है मुझे। अभी तुम्हारा अभी इंटर का चल रहा है, उसका स्ट्रेस चल रहा है, फिर जब तुम्हारे होंगे तब तुम्हारे चलेंगे। क्या हो जाएगा। हाँ अच्छा, जूट जो है लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सेकंड लिखो, इंडिया का जो जूट इंडस्ट्री है, सर लास्ट टाइम भी गए थे। हाँ भाई, भाई मेरी साल में 2 ट्रिप कंफर्म होती है तुम्हारे दोनों अटेम्प्ट्स के बाद। तो 3 होगी भाई। जूट इंडस्ट्री लिखो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जूट इंडस्ट्री लिखना लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। डेटा से क्वेश्चन आएगा, जितना लिखा रहा उतना याद करना, मोर देन सफिशिएंट है। अब ऐसे नहीं बोलूंगा उससे ऊपर कुछ आ नहीं सकता, आ तो देखो सकता है वो 7 1.5, लेकिन तुम कर लेना याद, तुमसे होगा नहीं, बता रहा हूँ। कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो नहीं याद हो सकते, न्यूमेरिक वाले, ये हो जाएंगे। जूट इंडस्ट्री लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड थी। थर्ड लिखना आयरन इंडस्ट्री 1814। आयरन इंडस्ट्री फर्स्ट established in 1814 by British capital।
और रैंक है 8th इन 1930s। इसकी 5th थी, जूट की लार्जेस्ट थी, आयरन इंडस्ट्री की 8th थी। आ जाओ जी आगे। अब आगे ग्रेट डिप्रेशन, वो छोड़ने के बाद जैसे आया था मेरे, इंडिया वाज रैंक 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्री कंट्री बिफोर ग्रेट डिप्रेशन, बिफोर 1930 यानी ग्रेट डिप्रेशन। इंडिया के कौन सी लार्जेस्ट थी? 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री थी। ये भी एक पॉइंट है। बस जी, ये नोट लिख लीजिए। आ जाओ हाँ, लिख। बिफोर 19th, फर्स्ट पॉइंट, 9 मिलियन स्पिंडल्स। इंडिया ने 9 मिलियन मशीन लगाई थी ना कॉटन की, तो उसकी वजह से 5th रैंक पे आ गई थी स्पिंडल्स। ठीक है, तो आज हमने 2 पार्ट करे। एक मैंने एंशिएंट वाला पार्ट कराया, चंद्रगुप्त कौटिल्य वाला पूरा सेगमेंट शास्त्र वाला, और एक मैंने पार्ट कराया क्या, प्री इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, ब्रिटिश ने क्या करा। उसमें हमने काफी सारे डिस्कशंस कर लिए पॉलिसीज वगैरह के ऊपर। अब हमारा जो अगला टॉपिक है नेक्स्ट क्लास में, वो हमारा टॉपिक क्या है बेटा, पोस्ट इंडिपेंडेंस। मैंने बताया था पोस्ट इंडिपेंडेंस होगा। सर आपका वाला ग्रेट डिप्रेशन का आता रहता है भाई हर 6-6 महीने। हाँ, अगली क्लास में पोस्ट इंडिपेंडेंस करेंगे, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद 1991 तक ये कराएंगे। ये चलेगा 2-3 पेज इसके। और फिर बेटा कौन सा आएगा, एरा ऑफ रिफॉर्म्स, यानी 1991 है, एलपीजी, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। भाई कोशिश मेरी पूरी है, मई तक करवा दूं, पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। 15 के बाद से तुम्हारे संडे एक्स्ट्रा क्लास भी लगने लग जाएंगे, क्योंकि हाँ बस 15 को इंटर वालों को एग्जाम से फ्री हो जाऊँ मैं पूरे भेज रहा हूँ। 15 को सीयूटी भी तो है पहला।